नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स वेव के डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त हो। साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात महसूस करवाता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इसरो के बारे में। किसके बारे में? इसरो के बारे में। कि साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इसरो क्या है। ये आप सभी नाम से तो जानते होंगे कि इसरो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। अगर इसरो के बारे में बात की जाए तो इसरो हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसरो ने हमारे भारत के लिए काफ़ी सारे सैटेलाइट लॉन्च किए, काफ़ी सारी तकनीकी सहायता दी और काफ़ी सारी तकनीक से जुड़े जो कि हमारे भारत को एक काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। तो साथियों, आज हम जानने वाले हैं इसरो और इसरो के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। जैसे इसरो ने आपके आर्यभट्ट लॉन्च किया, इसरो ने आपके इनसैट लॉन्च किया, इसरो ने आपके पीएसएलवी बनाया, इसरो ने चंद्रयान बनाया और इसरो ने अभी बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन मार्स ऑर्बिट मिशन के बारे में भी बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अंत तक जुड़े रहिएगा। साथियों, अगर बात की जाए इसरो के बारे में, किसके बारे में? इसरो के बारे में। इसरो की पूरी फुल फॉर्म तो आपको पता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहा जाए तो इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। और स्थापना करने वाले व्यक्ति की बात की जाए तो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये आपके पद्मश्री और पद्म विभूषण आपके अवार्डी व्यक्ति है, इनको पुरस्कार भी मिले हैं। और अगर आपके इसरो की बात की जाए तो इसरो का जो हमारा क्या है, इसरो का जो मुख्यालय है वो आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगर इसरो के कार्यों की बात की जाए तो इसरो के जो महत्वपूर्ण कार्य है कि मुख्य उद्देश्यों की बात की जाए तो इसरो के जो हमारे मुख्य उद्देश्य वो है आपके अंतरिक्ष तकनीक में, किसमें? अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से। किसके माध्यम से? अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से मौसम, दूर संचार और विकास की समस्याओं को सुलझाना इसका क्या है? मुख्य कार्य है। यानी हमारे मौसम संबंधी, संचार संबंधी या तकनीकी संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना, उनमें नवाचार करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, ये हमारे इसरो का मुख्य कार्य है। अगर बात की जाए कि इसरो कहाँ पर, इसरो के मुख्यालय की बात की जाए तो इसरो का मुख्यालय आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अगर प्रशासन की बात की जाए कि इसरो का स्वामित्व किसके पास है, या स्वामित्व की बात की जाए कि इसरो को आदेश कौन दे सकता है मुख्य रूप से, या फिर किसके आदेश पर आपके इसरो कार्य करता है, तो इसरो आपके किसके अंतरिक्ष विभाग के, किसके? भारतीय अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? भारतीय अंतरिक्ष विभाग के। अगर भारतीय अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है, इसके अलावा इसका जो पूरा मतलब अगर कहा जाए कि इसका पूरा जो जिम्मेदारी या फिर इसका अगर आदेश देने की जो किसी के पास क्षमता होती है तो वो होती है भारत के प्रधानमंत्री के पास। किसके पास? भारत का प्रधानमंत्री इसरो को आदेश दे सकता है। अगर बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष की, किसकी? वर्तमान अध्यक्ष की, तो आपके वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण आपके भारत के इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने ये पद ग्रहण जनवरी 2025 में किया। कब किया? जनवरी 2025 में। अगर इसके बाद आगे बात की जाए तो इसरो के अगर प्रमुख कार्यों में देखा जाए तो इसरो में सबसे प्रमुख कार्य साल आपके 1975 में पहली बार आपके सैटेलाइट को लॉन्च किया। कब किया? 1975 में सैटेलाइट लॉन्च किया और इस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। अगर आर्यभट्ट की बात की जाए तो आर्यभट्ट हमारे गणित के विद्वान हुए हैं और ये काफी प्राचीन समय से हमारे भारत में इनका नाम चलता आ रहा है। अगर बात की जाए आर्यभट्ट की तो आर्यभट्ट वही व्यक्ति है जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? जीरो का आविष्कार किया। तो इनके नाम पर एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। बात की जाए आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च करने की तारीख तो ये किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 पे। अगर स्थान की बात की जाए कि किस स्थान से इसे लॉन्च किया गया
तो इसका नाम था कपुस्टिन यार। क्या? कपुस्टिन यार नाम का एक स्थान है आपके सोवियत संघ यानी रूस में। किसमें? आपके सोवियत संघ रूस में एक स्थान है कपुस्टिन यार, जहां से हमने आर्यभट्ट हमारे भारत के पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अगर बात की जाए प्रक्षेपण यान यानी किस यान से, किस व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया था, तो उसका नाम था कॉस्मोस 3M। क्या नाम था? कॉस्मोस 3M। और ये यान लॉन्च करके, क्या ये यान लॉन्च कर, ये सैटेलाइट लॉन्च करके भारत अंतरिक्ष की इस यात्रा में 11वें नंबर का देश बना। कौन से नंबर का देश बना? 11वें नंबर का। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो इससे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के प्रवेश को चिन्हित किया गया। मतलब आर्यभट्ट ही हमारा एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम था जिससे हम भी उस राष्ट्र की कैटेगरी में आने लगे जिसके पास अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी थी। क्या थी? स्पेस टेक्नोलॉजी। और इस जिससे यह उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? 11वां देश बन गया। कौन सा देश बन गया? 11वां देश। इससे पहले केवल 10 देशों ने अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए थे, तो भारत आर्यभट्ट को लॉन्च करके अपना 11वां देश बना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखने वाला। इसके बाद बात करते उद्देश्य एवं प्रयोगों के बारे में। क्या? उद्देश्य एवं प्रयोगों के बारे में। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था, क्या था? मुख्य लक्ष्य भारत को अंतरिक्ष संचालन का अनुभव दिलाना। किसका अनुभव दिलाना? अंतरिक्ष संचालन का। इससे पहले भी भारत आपके 1962 से आपके अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर काफी ज्यादा अपनी रुचि दिखा रहा था, लेकिन साल 1975 तक आते आते भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। तो इससे क्या हुआ? उसे एक अनुभव मिला। किसको? भारत को। और भारत उसके बाद एक सैटेलाइट लॉन्च करता गया। तो इसका जो मुख्य कार्य था वो था आपको अनुभव दिलाना कि हाँ, हम में कोई कमी नहीं है, हम भी अपना एक सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने अगला सैटेलाइट लॉन्च किया, इनसैट 1B। कौन सा? इनसैट 1B। अगर इनसैट की फुल फॉर्म देखी जाए तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। लॉन्च करने की तारीख थी 30 अगस्त 1983। कब थी? 30 अगस्त 1983। और ये जो आपका सैटेलाइट था, इसका कार्य था संचार और मौसम विज्ञान की जानकारी देना। किसकी जानकारी देना? संचार और मौसम विज्ञान की जानकारी देना। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो महत्व कुछ ऐसा था कि सबसे पहले इनसेट 1A को लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया 1A को, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण मिशन क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद आपका इनसेट 1B को लॉन्च किया गया। क्या? इनसेट 1B को। और इसने भारतीय प्रसारण, क्या? भारतीय प्रसारण और दूरसंचार में क्रांति, क्या? दूरसंचार में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या लाने में? क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 7 वर्षों, कितने? 7 वर्षों से अधिक समय तक इसने क्या किया? अपने कार्य को पूरा करता रहा। यानी ये लगभग आपके 1990 के दौरान, कब? 1990 के दौरान इसने अपना कार्य करना बंद कर दिया। लेकिन 7 साल तक इसने भारत को क्या किया गया? क्या? भारतीय प्रसारण और दूरसंचार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद हम बात करते हैं PSLV। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर बात की जाए सैटेलाइट्स की, क्या? सैटेलाइट की, तो अगर सैटेलाइट की बात की जाए तो सैटेलाइट खुद ब खुद अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए हमें एक यान की जरूरत पड़ती है, और वो यान आपके सामने कुछ इस प्रकार है, जिसका नाम है PSLV। PSLV भारत का एक स्वदेशी लॉन्च व्हीकल है जो कि क्या करता है? आपके अंतरिक्ष यानों, सैटेलाइट और इनको आपके अंतरिक्ष तक पहुंचाने में सहायता करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए एक लॉन्च व्हीकल है, क्योंकि इसके मदद के बिना हम सैटेलाइट को कभी भी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचा सकते। साल 1975 में हमारे पास अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष पहुंचाने के लिए लॉन्च व्हीकल ना होने की वजह से हमें रशिया की मदद लेनी पड़ी। लेकिन अब 1993 के लगभग हमने अपना खुद का लॉन्च व्हीकल डेवलप किया, जो कि हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अगर बात की जाए इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण आपके 20 सितंबर 1993 में हुआ। और जो हमारा PSLV है, ये हमारे तीसरी पीढ़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्च व्हीकल है।
इसके मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो पीएसएलवी का मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय रिमोट सेंसिंग, क्या भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक यानी सन सिंक्रोनाइज कक्षाओं में प्रक्षेपित करना है। क्या करना है? सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट्स में किसको? सैटेलाइट को पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा यह छोटे उपग्रहों को, जैसे छोटे उपग्रह जो जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट्स में जिन्हें पहुंचाना होता है, भू स्थिर कक्षाओं में भेजने में भी क्या होता है? सक्षम होता है। और अगर बात की जाए कि पीएसएलवी वही हमारा लॉन्च व्हीकल है जिसने एक साथ 104 रॉकेट, 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो जिसमें भारत के 3 और अन्य देशों के लगभग 101 उपग्रह इसने एक साथ एक ही दिन में लॉन्च किए गए थे। किसने किए थे? पीएसएलवी ने। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं चंद्रयान मिशन के बारे में। इसके बारे में चंद्रयान मिशन, अगर चंद्रयान मिशन की बात की जाए तो चंद्रयान मिशन भारत में 3 बार, क्या 3 चंद्रयान मिशन आपके भारत में संपन्न हुए। उनमें से सबसे पहला मिशन था आपके चंद्रयान फर्स्ट। क्या था? चंद्रयान फर्स्ट आपके 2008 में, कब? 2008 में शुरू हुआ और यह भारत का पहला चंद्र मिशन था। क्या था? भारत का पहला चंद्र मिशन था। और यही वो मिशन है जिसने ये खोज की थी कि चंद्रमा पर आपके पानी के अणु मौजूद हैं। किसके अणु मौजूद है? पानी के अणु मौजूद है, जो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। और इसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की पुष्टि की थी। किसके अणुओं की? पानी के अणुओं की पुष्टि की थी। यानी अगर आपसे कोई भी पूछे कि चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज करने वाले सैटेलाइट का नाम क्या था, तो वो था आपके चंद्रयान फर्स्ट। क्या था? चंद्रयान फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं चंद्रयान सेकंड 2019 के बारे में। किसके बारे में? चंद्रयान सेकंड 2019 सैटेलाइट के बारे में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य था लैंडर और रोवर को, क्या? लैंडर और रोवर को सतह पर उतारना था। क्या करना था? सतह पर उतारना था। लेकिन ऑर्बिटर तो सफल रहा, यानी वहां तक, कक्षाओं तक तो ये पहुंचा, लेकिन लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग, क्या? लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग यानी जमीन पर सतह पर उतरते समय ये विफल हुआ। क्या हुआ? तकनीकी खराबी के कारण यह नहीं हो सका। मतलब ये आपके कक्षाओं तक तो पहुंचा, लेकिन जब उतरने की बारी आई तब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और इसलिए ये हमारा क्या रहा? चंद्रयान 2 विफल रहा। इसके बाद बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। कब? किसके बारे में? चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 आपका 2023 में शुरू हुआ। कब हुआ? 2023 में। और यह मिशन पूरी तरीके से सफल रहा। क्या? इससे पूरी तरीके से सफल रहा, जिसमें लैंडर और रोवर ने, किसने? जिसमें लैंडर और रोवर ने चंद्रमा के, किसके? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर, किस पर? दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर वहां के मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन किया। किसने? चंद्रयान 3 ने। बात करें चंद्रयान फर्स्ट की तो चंद्रयान फर्स्ट आपके पानी की खोज की। चंद्रयान सेकंड की बात करें तो ये विफल रहा। और चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और इसने क्या किया? मिट्टी के नमूने लिए और इनका अध्ययन किया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम MOM यानी मॉम मिशन, जिसे हम मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से। इसे 5 नवंबर, कब? इसे 5 नवंबर 2013 को, क्या? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। और अगर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जाननी है तो आपने एक मूवी देखी होगी, मिशन मंगल के नाम से एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की। ये कहानी आपके मॉम मिशन पर ही आपके आधारित है। अगर प्रक्षेपण के स्थान की बात की जाए तो इसका प्रक्षेपण स्थान है सतीश धवन। क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका प्रक्षेपण स्थान था, यानी यहां से लॉन्च किया गया था, जिसे हम श्रीहरिकोटा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? श्रीहरिकोटा के नाम से भी जानते हैं। प्रक्षेपण यान की बात की जाए तो इसका प्रक्षेपण यान था PSLV C-25। कौन सा था? PSLV C-25, जिसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद बात करें कि यह मिशन, क्या? यह मिशन अपने पहले प्रयास में, क्या? अपने फर्स्ट ट्रायल में ही सक्सेसफुल हुआ। क्या? पहले प्रयास में ही सफलतापूर्वक मंगल की कक्षाओं में स्थापित हुआ। कहां स्थापित हुआ? मंगल की कक्षाओं में।
जिससे भारत मंगल पर पहुंचने वाला, कहां पर, मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश और पहले प्रयास में, कब, पहले प्रयास में ऐसा करने वाला कौन सा देश बना, पहला देश बना, कौन सा, अपना भारत। तो साथियों ये रहे हमारे इसरो के कुछ महत्वपूर्ण मिशन जो कि हमारे भारत के लिए काफी ज्यादा गर्व का विषय बनते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ऐसा करने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हुआ। अगर बात की जाए इसरो के बारे में तो इसरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। और आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।